चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही हमारा मकसद होता है कि आपकी समस्याओं को भी सुने, आपके सवालों को भी अपने कार्यक्रम में हम जगह दें और उनका आपको मिले लाइव जवाब, यानी तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान हो, आपको सही डायरेक्शन मार्गदर्शन हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से दे सकें। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय जिस पर आज हम बात करेंगे और आपके सवाल लेंगे, फसलों में सूत्रकृमि के लक्षण एवं बचाव यानी निमेटोड्स जिसे हम जानते हैं अंग्रेजी में, और साथ ही कपास फसल में समसामयिक कार्य कौन कौन से अभी करने होंगे, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। आपके जो भी सवाल है, कोई आशंका है, कोई जानकारी आप चाहते हैं या फिर कोई अनुभव भी साझा करना चाहते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जो कि आपके लिए उपलब्ध है अगले 1 घंटे तक, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप अब हमें व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, ये 8800520717 है। इस पर आप अपने सवाल टेक्स्ट कर सकते हैं यानी लिखकर भेज सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं। इसके साथ ही आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट्सएप के साथ आप चाहे तो ईमेल करें। ईमेल पता आप नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। आगे बढ़े, आपके सवालों को हम ले उससे पहले अपने दर्शकों से कुछ हम यहाँ पर बुनियादी बातें कहना चाहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट हैं जिसका आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप हमें कॉल करें तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपका टीवी म्यूट हो ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें, क्योंकि आवाज़ गूंजती है जब दोनों तरफ से आवाज़ जाती है। इसके साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में रहें, बहुत ज़्यादा जहाँ पर शोर ना हो वहीं से ही आप हमें कॉल करें और अपना नाम ज़रूर बताएं। जब भी आप हमें कॉल करें अपना क्षेत्र, अपने नाम को कॉल के साथ ज़रूर बताएं। इसी तरीके से जब आप हमें व्हाट्सएप करें तो अपनी बात को कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें, उसमें भी अपना नाम और अपने क्षेत्र के नाम के बारे में ज़रूर जानकारी दें और इसी बात का ध्यान आप व्हाट्सएप पर भी रखें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमें भी इससे काफ़ी सहूलियत होती है और हमें मौका मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो खास मेहमान हैं जो आज के विषय से जुड़ी हुई जानकारी हम तक पहुँचाएंगे, विषय विशेषज्ञ, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी हैं स्टूडियो में। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज जो हमारा पहला विषय है यानी फसलों में सूत्रकृमि यानी निमेटोड की जो समस्या है उसके बारे में आप हमें जानकारी देंगे और जो दर्शकों के सवाल होंगे, किसानों के सवाल, उनका भी लाइव समाधान करेंगे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर देवाराम बाजिया जी। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी। और जो हमारा दूसरा विषय है यानी कपास में जो समसामयिक कार्य यानी इस वक्त कौन कौन से कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए आवश्यक है, उस पर आप हमें जानकारी देंगे। आप सहायक आचार्य श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, राजस्थान से। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी।
तो आज के विषय के बारे में आप जान चुके हैं, दोनों मेहमानों से आपने मुलाकात भी कर ली है और अब हम आपकी कॉल, आपके व्हाट्सएप सवाल और आपकी ईमेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आइए आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले सर, जो हमारा पहला विषय है कि जो फसलों में निमेटोड यानी जो सूत्रकृमि है उनकी समस्या हो जाती है, और ये भी है कि ये निमेटोड या सूत्रकृमियों की समस्या लगभग सभी फसलों में होती है। आप ये नहीं कह सकते कि किन्हीं फसलों में ये समस्या आती है। और इसके साथ साथ इस समस्या की समस्या ही सबसे बड़ी है कि पता ही नहीं चलती। बिल्कुल। आप दूसरे जो कीट हैं, बीमारियां हैं, वो फसलों में आप ऊपर देख सकते हैं, किसान उसके लक्षण समझ पाते हैं। निमेटोड्स दिखाई नहीं देते, ये समस्या समझ नहीं आती कि कोई समस्या भी है, लेकिन ये समस्या दूसरी बड़ी समस्याओं को फसलों में पैदा कर देती है। तो इसके बारे में हमारे दर्शक, हमारे किसान कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल। किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपको चर्चा की गई कि जो दुश्मन जो है फसलों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें दुश्मनों से बचना है, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिनको तो हम देख सकते हैं ऊपर से, पौधों की ज़मीन की सतह के ऊपर होते हैं, उनका नियंत्रण कर पाना तो आसान है। लेकिन ऐसे कुछ दुश्मन हैं जो ज़मीन के नीचे जो है बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं गुप्त शत्रु, और ये बहुत बड़े नुकसान का कारक बनते हैं, क्योंकि इनको पहचान पाना, देख पाना नग्न आँखों से हमको संभव नहीं है। इतने अति सूक्ष्म हैं कि इन्हों माइक्रोस्कोप के सहायता से ही आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही आप बीज या पौध लगाते हैं तो पहला जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले निमेटोड का होता है, और ये एक ऐसे कारक है कि जब ये एंट्री पॉइंट बना देते हैं, यानी जैसे कि अपनी त्वचा के अंदर कोई कीट कट जाए तो हमें फंगल, बैक्टीरियल, वायरल उसका सिम्टम जो है, उसके प्रभाव की उसकी जो रोग बढ़ने की जो क्षमता होती है, तीव्रता बढ़ जाती है, एसोसिएटेड डिजीज जिसको बोलते हैं। तो फसलों में भी क्या है कि जो एंट्री पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग में जो है, जैसे ही पौध में जड़ों का विकास जो है स्टार्ट हुआ और शुरू में ही अगर इसमें निमेटोड का जो है आक्रमण हो जाए, अगर यदि हो गया, तो ये जान लीजिए कि उसके साथ साथ बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरस का भी, बहुत सारे अन्य कीटाणु, एसोसिएटेड डिजीज मिलकर के कॉम्प्लेक्स जो है जब बना देते हैं, तो फसल का जो है जो नुकसान की जो प्रतिशतता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। किसान भाइयों को बहुत कभी ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर हम औसत नुकसान की बात करें तो 40%, 50% तक तो लगभग ये नुकसान शुरुआती दौर में ही करता है, लेकिन अगर इसको समझा न जाए, इसको नहीं आकलन न किया जाए, इसके बारे में हम न पता कर पाए, तो ये पूरी 100%। जी बिल्कुल, जैसा कि सर आपने भी कहा कि ये छुपा हुआ शत्रु है हमारी फसलों का, और इसकी समस्या ही यही बहुत बड़ी है कि ये समस्या बड़ी है लेकिन ये दिखाई नहीं देती। और साथ ही दूसरी बड़ी समस्याओं के, यानी ऐसी बीमारियां जो आपको ऊपरी तौर पर फसलों में दिखाई देती हैं, उन्हें ये और बढ़ावा देते हैं, यानी उनसे आपकी फसलों में रोग और कीटों की जो समस्या है और विकराल हो जाती है और गंभीर हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता है, तो अपनी फसलों को, अपने पौधों को निमेटोड यानी सूत्रकृमियों से कैसे सुरक्षित करें, या फिर वो पैदा ही ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सूत्रकृमि पतले धागे जैसे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। मादा सूत्रकृमि गोलाकार, नर सर्पिलाकार आकृति के होते हैं। मुख्य रूप से जड़, गांठ सूत्रकृमियों का विभिन्न फसलों पर प्रकोप देखा जाता है। भूमि में सूत्रकृमि, गोलकृमि या निमोटेट की समस्या से भूमि की उपजाऊ क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही फसल उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन किसान कुछ उपायों को अपनाकर इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सूत्रकृमि विभिन्न प्रकार की सब्जियों में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसकी पहचान आम किसान नहीं कर पाते और रोगनाशी रसायनों का छिड़काव करके रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सूत्रकृमियों की पहचान करना जरूरी है। इनसे होने वाले रोगों की पहचान कर इन पर विभिन्न विधियों द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार समन्वित रोग प्रबंधन से भी सूत्रकृमियों पर रोक लगाई जा सकती है।
रोग प्रबंधन की विभिन्न विधियों में से किसी एक विधि द्वारा सूत्रकृमियों की पूरी तरह से रोकथाम नहीं की जा सकती। ऐसे में 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके समन्वित रोग प्रबंधन द्वारा सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है। इसके लिए किसान ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। फसल लगाने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मिट्टी में मिलाना चाहिए। फसल चक्र अपनाएं, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और आखिर में अगर इन सब से रोकथाम नहीं हो तब कृषि विशेषज्ञों की सलाह से रसायनों का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल कुछ बातें अभी हमने इस रिपोर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, जो कि और गहराई से और बारीकी से इस विषय को आपको समझाएंगे। आपके अगर कोई सवाल है, चाहे वो सूत्रकृमियों से जुड़ा हुआ हो यानी नेमेटोड, या फिर हमारा आज का दूसरा विषय यानी कपास, तो आइए कपास पर बात कर लेते हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर देवाराम जी हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी जी सर, जो आज का हमारा दूसरा विषय है यानी कपास, जिसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फसल है, नकदी फसल है ये कपास की। अभी जिन किसानों ने फसल ली है, अभी क्या स्थिति है, कैसे इस वक्त उन्हें विशेष जो कार्य हैं, जो समसामयिक कार्य हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो कपास है कि भारतवर्ष के अंदर 3 जोन के अंदर बोई जाती है, जिसमें उत्तरी भारत है, मध्य भारत है और दक्षिणी भारत। जी जी। तो जो कपास की जो बुआई का समय है, ये उत्तरी भारत के अंदर अभी जो मई का महीना जो गया है, इसी के अंदर अगर 30 मई तक जिन्होंने बिजाई कर ली है, वो सबसे उपयुक्त समय माना गया है कपास की बिजाई के लिए। और अगर जो किसान भाई अभी भी कपास की फसल लेना चाहते हैं, तो 15 जून तक जो भी पछेती किस्में हैं उनको लगाकर अच्छी जो खरा सफेद सोना है उसका फायदा लिया जा सकता है। और जो कपास की फसल है, ये भारतवर्ष के अंदर लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर के अंदर लगाई जाती है जी। और ये जो फसल है, ये कम पानी के अंदर ये फसल की ये विशेषता है कि इसको ऊपर से नमी चाहिए और नीचे से गीली चाहिए, हल्का, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसमें 70 से 120 सेंटीमीटर बारिश अगर होती है तो इसमें बहुत ही अच्छी फसल होती है ये। और जो फसल है, इसके लिए सबसे उपयुक्त है वो है मिट्टी। इम्पोर्टेंट है कि जो मिट्टी, जो खेत का चुनाव करें वो ऐसी करें कि उसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहे और सेम वाला एरिया नहीं हो जहाँ पे नहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप इसकी फसल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया सर कि ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है, इसीलिए इसे हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। देश के अलग अलग जोन्स में इसकी जो फसल है, जो कपास की खेती है, हमारे किसान करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जैसा कि आपने बताया, उत्तर भारत की बात करें तो मई के महीने में किसानों ने इसकी बुआई कर दी और अभी भी कुछ समय बाकी है। अगर आपने नहीं ली है, इसकी बुआई नहीं की है, तो अभी थोड़ा समय बाकी है। तो इस वक्त क्या करना है? जिन्होंने मई में फसल ली है उन्हें इस वक्त क्या करना है, या फिर अभी अगर जो समय है अगर उसका उचित इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ विशेष बातें हैं, वैज्ञानिक सलाह है जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। आइए इससे जुड़े हमारी रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है और इसका बिनौला पशुओं को खाने के रूप में दिया जाता है। लेकिन अच्छी फसल के लिए कपास में जरूरी काम करने होंगे। कपास बोने से पहले बीजों को प्रति किलोग्राम 2 से 5 ग्राम कैप्टन दवा से उपचारित करें। इमिडाक्लोप्रिड 7 ग्राम या कार्बोसल्फोन 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोने से फसल को 40 से 60 दिनों तक रस चूसक कीटों से सुरक्षा मिलती है। दीमक से बचाव के लिए 10 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर बीज पर छिड़क दें और 30 से 40 मिनट छाया में सुखाकर बुवाई कर दें। उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी के परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। कपास की देसी किस्मों के लिए 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस। अमेरिकन और देसी किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश
और संकर किस्मों के लिए 150-60 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। 25 किलो जिंक प्रति हेक्टेयर का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग और फफूंदीजनक रोग लगते हैं। इनके बचाव के लिए बरसात शुरू होने पर इस महीने में 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 50% घुलनशील चूर्ण और 50 ग्राम एग्रीमाइसिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 2 छिड़काव करें। ये छिड़काव 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करने चाहिए। साथ ही कपास को फुदका, सफेद मक्खी, माहू, तेला और थ्रिप्स से भी बचाने के उपाय करें। दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। तो कपास पर अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप कपास की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा अगर आप देसी कपास ले रहे हैं तो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसा होना है, और अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, यानी संकर जो किस्में हैं। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें अवश्य कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल आईडी आपके लिए स्क्रीन पर हम फ्लैश करें, जहां से आप नोट कर सकते हैं। कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल कर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि सभी सवाल लाइव, चाहे आपका कॉल हो, ईमेल हो या व्हाट्सएप हो, लाइव हम कार्यक्रम में तुरंत के तुरंत शामिल करते हैं। अब सर बात करते हैं नेमाटोड्स के बारे में, जिसके बारे में आपने बताया कि सर ये एक तरीके से अनट्रेसेबल होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते नंगी आंखों से। अब इसमें सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या इसमें कोई ख़ास तरह की फसलें होती हैं जिनमें इनका आक्रमण ज़्यादा होता है, या फिर लगभग सभी फसलों में एक ही जैसा है ये? बिल्कुल किसान भाइयों, नेमाटोड जो है लगभग सभी फसलों में जो है इसका प्रकोप देखा जाता है। लेकिन जो इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सब्जियों की फसलें हैं, उसमें जो है ये बहुत तेज़ी से प्रकोप करता है और नुकसान की संभावनाएं जो है, जो प्रकोप की प्रतिशतता है वो बहुत ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि अगर आप लगातार मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, यानी एक ही फसल, सब्जी की सब्जी, अगर आप लगातार सब्जी ही लगा रहे हैं तो उसमें जो है ये एक तरह से ये पूरा एक जो है खेतों के आसपास ये अपना एक घर का जो माहौल होता है इस तरह से परिवेश बना लेता है कि इसकी बहुत तेज़ी से तादाद बढ़ने लगती है धीरे धीरे। और इसीलिए कहा जाता है फसल चक्र अपनाएं। तो बार बार जो है जो ये सलाह दी जाती है कि आप इसको फसल चक्र अपनाएं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं फिर मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आप देखें तो सब्जियों में जो इसका प्रकोप का है, जितना भी रोग का है वो बहुत ज़्यादा है। और बाकी तो धान में भी आप देखेंगे अनाज वर्गीय में है, दलहन में भी नुकसान करता है, तिलहन में भी नुकसान करेगा, सब्जियों में भी नुकसान करता है, फलदार वृक्षों में भी ये नुकसान करता है। यानी आप देखेंगे इसकी जो है इसको ये बहुत ज़्यादा ऊपर तापमान के वेरिएशन, अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तब पर भी इसको जो है प्रकोप देखा जाता है, तापमान कम होता है तब पर भी देखा जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। और एक खेत से दूसरे खेत में कई तेज़ी से ट्रांसमिशन की जो है इसके अंदर क्षमता है कि इसीलिए क्या है कि कहते हैं कि अपने खेत की जो है बंड्स जो है आपको बहुत चौड़ी रखनी है, ताकि दूसरे खेत में यदि आप किसी का नेमाटोड इन्फेक्शन है तो आपके खेत में ना आने पाए। क्योंकि अगर एक बार ये कॉलोनी इस्टेब्लिश, मतलब अपनी तरह से ये पूरी संख्या इन्होंने बना ली, तो धीरे धीरे इनकी लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो 1 महीने के भीतर ही बहुत कई लाख करोड़ में हो जाते हैं। और अगर इनकी स्पीसीज की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा इनकी जो है प्रजातियां हैं जो आजकल विश्व वैश्विक रूप में देखा जाए तो उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। लेकिन हमारे अगर जानकारी के हिसाब से एक बात देखा जाए तो जिनके बारे में हम पता लगा चुके हैं तो लगभग अभी 20,000 तक के आसपास जो है इनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग रूप में देखिए। कुछ जो है ऐसा नहीं है कि खाली सभी नेमाटोड जो है नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे नेमाटोड भी हैं जो हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। जैसे लाइक कि कुछ ऐसे फफूंद भी हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा की आप बात करें, वो भी एक फफूंद है, लेकिन वो हमारे लिए किसानों के लिए मित्र है, तो उसमें जैविक फफूंदनाशी हम बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेमाटोड हैं, लेकिन उसमें जो है उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन जो नेमाटोड में सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा नुकसान होता है किसान साथियों को, वो है मेलाडोगाइन स्पीसी। मेलाडोगाइन जो प्रजाति है उससे उसकी बहुत सारी जो है मेलाडोगाइन की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। मेलाडोगाइन जिसको हम जड़ गांठ यानी गांठ बना लेता है।
तो गांठ वाला बनने का ये जो सिलसिला है, आप देखेंगे कि अगर परवल, जैसे कि अगर कोई किसान भाई परवल लगा रहा है, तो अगर पहले साल ही परवल में अगर इन्फेक्शन निमेटोड का हो गया तो ये जान लीजिए कि 2-3 वर्षों तक परवल में कोई फसल, लगभग फल फूल यानी उसमें कोई भी उसका उत्पादन नहीं लेगा। और इसमें दुकानदार भी बहुत सारा अनायास जानकारी के अभाव में क्या होता है कि इसकी खास बात क्या है कि पौधे को मारता नहीं, चूंकि उसी की जड़ में रहता है। तो जब रहता है तो जितना भी पोषक तत्व लेता रहता है, क्योंकि अपने आप को भी जिंदा रहना, ये इसकी बहुत एक लक्षण है इसका, कि आप देखेंगे कि जो है बेसिकली ऊपर जो है, अगर इसके हम सिम्टम की बात करें तो ये पौधे को कमजोर बना देगा, पौधा पीला दिखेगा, पौधे की वृद्धि ठीक ठाक नहीं होगी। तो जनरली सामान्यतः देखने पे ऐसा महसूस होता है कि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है या उर्वरक है, या तो आप कोई सूक्ष्म पोषक तत्व, और हम उसकी पूर्ति करने के लिए यानी हम सही से डायग्नोस पहचान न कर पाने के कारण से गलत ट्रीटमेंट होने लगता है। उसके वजह से हमें क्या होता है, अगर यूरिया का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया तो सेल टू सेल साइज जब बढ़ जाता है, यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में जब स्पेस बढ़ जाएगा तो इनको पंक्चर करने में बहुत आसानी हो जाती है। वो हम पोषक तत्व जैसे ही हम यूरिया का प्रकोप करते हैं, प्रयोग कर ज़्यादा अत्यधिक कर देते हैं, इसीलिए किसान साथियों को सलाह दी जाती है कि ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग न करें, क्योंकि कीट की प्रतिशतता बढ़ जाएगी इसकी। तो ये मिट्टी में ही पनपता रहता है और काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करता है, यानी अगर आपने इसकी सही से पहचान समय पे नहीं करी तो ये फसल के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि कैसे जो अगर आपकी फसल कमजोर दिखाई दे रही है तो हम अमूमन जो भी किसान करेंगे वो यही करेंगे, भाई आप पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, ज़्यादा कर देंगे, लेकिन जड़ में समस्या है, जड़ के अंदर समस्या है, ये नहीं पता चल पाता है। तो इस पे मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत आवश्यक है कि करें क्या आखिर ऐसे में किसान, क्योंकि जब जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका इलाज ही कैसे किया जाए, और इलाज आप कर भी रहे हो तो इलाज गलत हो रहा है और उससे वो बीमारी और बढ़ रही है, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। तो इस पर मैं बात करूंगी और दर्शकों से भी हम कहेंगे कि आपके जो भी सवाल है, चाहे वो आप कपास के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर जो हमारा दूसरा विषय है सूत्रकृमि, कोई भी सवाल आप हमें ज़रूर भेजें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहें आप हेलो किसान के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप हेलो किसान से अभी भी जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपके लिए हम फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कपास की फसल में समसामयिक कार्य के बारे में और साथ ही फसलों में होने वाली निमेटोड की समस्या यानी सूत्रकृमि। क्या करें, कैसे पहचानें, कैसे इसका इलाज करें, लक्षण कौन कौन से हैं, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और कपास की फसल में इस वक्त कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवाराम जी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जैसे कि कपास की हम बात कर रहे थे, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो किसानों ने फसलें कपास बोली है उत्तर भारत के बारे में आप बता रहे थे, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो बोने वाले हैं अभी भी कुछ समय बाकी है जिसे हमारे किसान यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जिन्होंने फसल ले ली उनके लिए क्या सलाह है इस वक्त? देखिए अनुज जी, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे उत्तरी भारत के अंदर जो अभी आ रही है, ये आपने भी देखा होगा कि जो तापमान है ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सर। और ये काफी अराउंड 10 से 15 दिन तक अराउंड मैक्सिमम ज्यादातर शहरों में और गांवों का तापमान जो 48 डिग्री से ऊपर रहा है। जी सर। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और अभी रिसेंटली आज और कल से देखो कि मौसम
विभाग की भविष्यवाणी भी हो रखी है। तेज धूल भरी आंधियां चल रही है 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो किसान भाई इस फसल को लगाने के लिए अगर जिन किसान भाइयों ने लगा दिया तो उन पौधों को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस फसल का जो बीज है वो काफी महंगा आता है और संकर किस्में लगाते हैं ज्यादातर किसान, और संकर में भी जो बीटी है उसका इस्तेमाल बीटी होता का है 90% है बीटी का भी, तो वो काफी महंगा आता है। और उसके लिए अब चैलेंज जो ये हो गया कि इस तापमान के अंदर कैसे फसल को बचाया जाए। और जो पौधा अंकुरित होता है वो बहुत ज्यादा जर्मिनाइल होता है और काफी सेंसिटिव होता है, और ये धूल भरी ऊपर से आंधियां आ गई, तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूंगा कि जो बीज दिया उन्होंने, अगर जो कूड़ बढ़ाए हैं बिजाई का जो है पूर्व से अगर पश्चिम में बिजाई करी है, जो कूड़ बीजते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की जो बिजाई की है उसके अंदर जो ये गर्मी है और जो धूल भरी आंधियां चलती है उससे एक तो नुकसान कम होता है, दूसरा उसकी पैदावार भी बढ़ती है। और जिन्होंने उत्तर से दक्षिण की तरफ करके और बिजाई करिए कूड़ बनाए हैं उसके अंदर पौधे मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उन किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि वो हल्का, जैसे कहीं पे ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है या स्प्रिंकलर है, तो सुबह और शाम उन पे हल्का सा पानी चला दें, ताकि जो तेज गर्मी है, धूप है, उससे उन पौधों को बचाया जा सके और उनको कुछ नमी मिलेगी तो पौधे सर्वाइव होंगे। दूसरा, जो हमारे उत्तरी भारत के अलावा जो साउदर्न इंडिया है, दक्षिणी भारत है, जिसके अंदर स्पेशली तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के अंदर जो बिजाई का समय होता है वो सबसे बेस्ट समय है, वहां फरवरी और मार्च के अंदर बिजाई की होगी किसान भाइयों ने, तो वो फसल लगभग 60 दिन की हो गई है। तो उन किसान भाइयों के लिए जो 60 दिन की होगी, 60 दिन तक मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, मानसून जल्दी आने वाला है, और मानसून जैसे ही आता है तो उसके अंदर क्या देखेंगे कि एक जो उत्तरी भारत में भी है और साउदर्न जो इंडिया है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है, वहां पे भी एक समस्या आती है। एक चुरड़ा एक कीट होता है जिसको थ्रिप्स भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है कि इस तापमान के अंदर 45-50 डिग्री टेम्परेचर है उसमें भी वो सरवाइव करता है और वो अपना पत्तियों का रस चूसता रहता है पौधे के। और जैसे ही बारिश होती है या तो वो पत्ता उल्टा हो जाता है और वो बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देगा, और बारिश के साथ में ही वो चुरड़ा जो कीट है वो खत्म हो जाता है। तो किसान भाई उस पत्ते को देख के किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं करें। ठीक है सर, एक कॉल है सर, एक कॉलर है, उनका कॉल ले लेते हैं। जी सर, आपसे हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं जिनका नाम है विपिन, सागर मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें फ़ोन किया है। पहले सवाल ले लेते हैं सर उनका, काफ़ी देर से इंतज़ार करें। जी विपिन जी बताइए क्या प्रश्न है। हेलो विपिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विपिन जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है विपिन जी से। विपिन जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं टेलीविज़न से तो आप फिर से कॉल लगाएं, ज़रूर हम आपके प्रश्न को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। अब सर देवाराम जी, सर आप कुछ बता रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे कपास के बारे में। जी हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि जो चुरड़ा कीट है उसके लिए किसी भी प्रकार का परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करे। अगर करना भी चाहते हैं तो उसके अंदर जैसे जैविक कीटनाशक है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है, नीम का एजिडिवेक्टिन करके सोल्यूशन आता है मार्केट के अंदर, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कीटनाशक, क्योंकि अगर हमने इस समय कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो उससे ये होगा कि जो प्रकृति के अंदर जो मित्र कीट हैं वो सबसे पहले खत्म हो जाएंगे और जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कीटों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कीटों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और देखिए कपास की फसल में भी कीटों की काफ़ी समस्या आती है, चाहे वो हम जो वाइट फ्लाई है उसकी समस्या की बात करें, काफ़ी नुकसान पीछे हमारे किसानों को इससे हुआ था। लेकिन ऐसे में हमारे किसानों को अब क्या करना, और देखिए जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है और साथ साथ अब देख रहे हैं कि मानसून भी अप्रोच कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में,
तो आर्द्रता भी तापमान के साथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे में फसलों को लेकर किस तरह से और सचेत रहने की आवश्यकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब सर हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा विषय है सूत्रकृमि, उसके ऊपर। तो ये तो बात होगी कि किस किस तरह से इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। जी। अब हम यहाँ पर ये भी किसानों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, ये तो बात हुई कि आपने जाना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर जो आपको समस्या दिखाई दे रही है वही सिर्फ समस्या नहीं है, समस्या निमेटोड्स की भी हो सकती है। तो इसकी पहचान अब कैसे करें? जैसे आप कह रहे हैं पहचान तो आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यही है कि जो पौधा है इसका लक्षण जो होता है, जब पौधे की वृद्धि हम आप देखें खेतों में, आप जब मूव करेंगे तो आपको कमज़ोर कुछ पौधे ऐसे दिखेंगे जहाँ जहाँ निमेटोड का इन्फेक्शन होगा। तो क्या करता है कि जो पौधे जहाँ न्यूट्रिशन नहीं है, जहाँ प्रॉपर वे में पौधा न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो उसी पे ही अटैक करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कमज़ोर पे ही सब आदमी प्रहार करते हैं। तो इनका जो टारगेट होता है वो बहुत से कमज़ोर पौधे जो है दिखेंगे कि ऊपर से उनका लक्षण ही दिखेगा कि पत्ती ठीक से चल नहीं रही है, पौधे का कलर जो आप देखेंगे तो कलर में पत्तियों का कलर भी आपको डल सा निकल आएगा, ग्रोथ अच्छी से नहीं होगी। तो यानी आपको जो कमज़ोर पौधे दिखें तो आपको क्या करना है कि उसके चारों तरफ से उसमें हल्के से खुरपी से आप नीचे से मिट्टी सहित उस पौधे को उखाड़ें और जड़ जो है डिस्टर्ब नहीं होने दें, और धीरे से जो है उसको पानी, एक बकेट में बाल्टी में पानी भर करके उस जड़ को जब सीधे डिपाएंगे डिप करें ताकि मिट्टी धीरे धीरे करके घुल जाए और जड़ एकदम ट्रांसपेरेंट आपको पूरी तरीके से मतलब साफ साफ जड़ दिखाई देने लगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो पता लगाना है वो जड़गांठ निमेटोड है, उसके बारे में, क्योंकि इसका प्रकोप ज्यादा होता है। एक कॉलर है, विपिन है, फिर से कॉल लग गया। विपिन जी हमारे साथ सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? विपिन जी मुझे सुन पा रहे हैं? शायद फिर से हमारा संपर्क टूट गया है। विपिन जी आप फिर से हमें कॉल करें, मैं तो आपसे यही कह सकती हूँ। सिर्फ अगर नहीं लग रहा कॉल तो कोई बात नहीं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपके प्रश्न को ज़रूर शामिल करना चाहेंगे कार्यक्रम में। और विपिन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया उनसे। विपिन जी हेलो, विपिन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही मैम? हेलो विपिन जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से आप हमें कॉल करने का प्रयास करें विपिन जी। और सर जैसे कि आप निमेटोड्स के बारे में बता रहे थे। जी। तो जो छोटे पौधे हैं, जैसे कि जिनके जीवन चक्र जो है हमको 5-6 महीने में या हमको कम दिन के लिए हमको उनको फसल उपज लेते हैं, तो उनको तो हम जड़ के साथ निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ जो है बाग वगैरह, जैसे अमरूद में आप देखेंगे तो अमरूद में क्या है, कई वर्षों के पौधे होते हैं, तो उसमें भी बहुत तेज़ी से निमेटोड का अटैक आता है और कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि पूरा बाग नष्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि जड़ों में जब देखें ऐसा लक्षण दिखे कि पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर रहा है या प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन देने के बाद, यानी आपने क्या बोलते हैं शुरू में ही मिट्टी का चेकअप टेस्ट कराया, न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में दिया, उसके बाद भी फसल की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कहीं निमेटोड का प्रकोप तो नहीं है। ये हमको पता लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये परजीवी है और धीरे धीरे करके पौधे को या पूरी करते हैं, कभी कभी पूरी बाग को भी नष्ट कर सकता है या पूरी फसल को भी नष्ट कर सकता है। तो उसके किनारे किनारे हम देखें, हमें जो ये परजीवी जो है निमेटोड है, जो मिलिडोगाइन है, इंकॉग्निटा भी है इसमें है, मिलिडोगाइन जवैनिका भी आता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये गांठ बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है इनको देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निमेटोड भी हैं जो मिट्टी में रहते हैं, वो भी नुकसान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ साथ कभी कभी कुछ जो है जीव ऐसे हैं उनके साथ जो है लाभदायक भी होते हैं। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा किसान साथियों को सचेत रहना है वो जड़गांठ निमेटोड के लिए। जड़गांठ ये बहुत ज़्यादा इनकी प्रतिशतता क्या है कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत फसल पे इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो सर जैसे जड़गांठ की आप बात कर रहे हैं कि हालांकि आपको ये दिखाई नहीं देंगे, निमेटोड्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसका प्रभाव आप पौधों की जड़ों में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये गांठें किस किस तरह की होती है? क्योंकि जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें भी गांठें होती हैं। बहुत तो क्या दलहनी फसलों में ये डबल गांठें भी हो सकती हैं? बिल्कुल अंजू जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये जिज्ञासा जनरली किसान साथियों को होनी चाहिए कि देखिए गांठें दो तरह की होती हैं। हम सब जानते हैं कि जो दलहनी कुल की हमारी फसलें हैं, जो लेगुमिनस क्रॉप हैं, उसमें जो है हमारे लाभदायक गांठें होती हैं, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रूट है
वो उसके साइड से जो उसका गांठ होगी ना, वो साइड से कर्व बना करके लेगी। लेकिन जो नेमेटोड की गांठ है, जो इसको हम सूत्रकृमि बोल रहे हैं, इसको बीचों बीच जो है, जो हमारा रूट है, उसके चारों ओर डंबल के रखे, यानी पूरे चारों ओर आप देखेंगे तो इसमें गांठें आपको नजर आएंगी। तो एक जो है, जो हमारे मित्र जो दलहनी कुल के गांठें आप जो है चारा मूंग लोबिया आप निकालेंगे तो साइड से कर्व बना होगा, यानी पूरी तरीके से जड़ को चारों तरफ से रैप नहीं होगी, पूरी तरह डमरू के आकार के नहीं होगी। एक तरह का जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके से आपको मिलेंगी, तो वो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं। और जो सूत्रकृमि होगा वो पूरी तरीके से चारों ओर डमरू नुमा होगा और कई लक्ष्य में होगा, छोटे 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 करके, जैसे अपने फोटोग्राफ्स में भी आप देख रहे हैं कि बहुत तरीके से इसमें जो है कई तरीके से आप देखेंगे लच्छा बना होगा जो है। तो बहुत ईजी वे में आप इसको, और कभी कभी क्या होता है कि गांठें बहुत छोटी होती हैं, यानी इनिशियल स्टेज में अगर आपने देखा तो इसमें बहुत, तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। हैंड लेंस का भी आप सहारा ले सकते हैं और इसमें जो है अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो तुरंत विशेषज्ञों के संपर्क में आए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत तेजी से फिर स्प्रेड करेगा और पूरी फसल में फिर तबाही मचा सकता है, और जिसका कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी भी आप लागत लगा लें, कितनी भी अच्छी प्रजाति क्यों न ले लें, कितना अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन क्यों न कर लें, कितनी अच्छी सिंचाई और रखरखाव करने ले, यदि अगर आपके खेत में निमेटोड है तो ये जान लीजिए कि आपको वांछित उत्पादन नहीं मुझे समझ आता है कि ये सिर्फ एक फसल तक सीमित नहीं है, दरअसल ये आपकी मिट्टी का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आप अगली फसल भी लेंगे तो भी निमेटोड की कई वर्षों तक ये अपना, कई वर्षों तक ये है अपना जीवन चक्र चलता रहता है, एक के बाद एक जो है, एक के बाद एक चलते रहते हैं। और अगर इनके आपने फसल जो है इनके मनपसंद की लगाई, यानी क्रॉप करी, तो निश्चित तौर पे ये आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मनपसंद अगर आपने फसल ली तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें निमेटोड्स पसंद करते हैं, जैसा आपने कहा सर। और साथ ही हम कपास के बारे में बात कर रहे हैं, सफेद सोना जो कि हमारे किसानों की आय के लिए, और साथ ही एक नगदी फसल है, इस पर हम और बात करेंगे उन किसानों के लिए जिन्होंने अभी तक इसकी फसल नहीं बोई है। अगर अभी बुआई नहीं की है तो भी आप हमारा कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि उस फसल में कोई चूक ना हो, इसके लिए हम विशेषज्ञ से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कपास की फसल में कैसे आप समसामयिक कार्य को इस वक्त सुनिश्चित करें, कौन कौन से वो कार्य हैं, और साथ ही अगर आप निमेटोड यानी सूत्रकृमियों की समस्या से परेशान हैं तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें। हमारे विशेषज्ञ एक्सपर्ट आपको इससे जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं। अब आइए कपास पर लौटते हैं और हमारे साथ डॉक्टर देवाराम जी हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, कपास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी सर। अब जो किसान आगे फसल लेने की सोच रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप 8-10 दिन का जो समय है उसमें फसल ले सकते हैं कपास की, उनके लिए क्या सलाह रहेगी सर इस वक्त? जी देखिए, जो किसान अभी भी अगर कपास की फसल लेना चाहते हैं तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो तापमान है इसमें काफ़ी गिरावट आई है। जी जी। और उसका मिट्टी, जो खेत का चुनाव, ऐसा खेत चुने जिसके अंदर पानी भरने की समस्या नहीं हो और पानी की निकासी का उचित व्यवस्था हो, तो वहां पे आप कपास की फसल ले सकते हैं। और मिट्टी हो ऐसी जो बलुई दोमट मिट्टी हो जिसमें पानी आराम से ठहरे नहीं और निकल रहे, बारिश अगर आती है तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको मिट्टी की जांच करवाएं, ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं ये पता चले कि मेरे को खेत के अंदर क्या देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो जो अगर संकर किस्में लेना चाहते हैं तो देसी किस्मों का तो टाइम निकल चुका है और संकर किस्में लगा सकते हैं, जिसके लिए जो संकर किस्म है उसमें क्षेत्रवार अलग अलग भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किस्में हैं। जी सर। तो अगर उत्तरी भारत के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार की कोई कपास लेना चाहते हैं तो संकर किस्मों के अंदर जैसे है कुछ बोलगाट 2 करके वैरायटीज हैं, वो कई सारी कंपनियों की हैं और भारतवर्ष के अंदर 4000 से भी ज्यादा संकर किस्में अनुमोदित है, जिनमें से मैं कुछ आपको अभी भी वैरायटीज के नाम बता देता हूँ, या अपने जो भी नियर
नज़दीक में कोई कृषि पर्यवेक्षक हैं या कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, भारत सरकार के भी सेंटर्स हैं, जैसे सिरसा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों से भी सलाह ली जा सकती है। तो उसमें जैसे MRC 6301 है, बोलगाट 2 6304 है, और RCH 134 है, RCH 314 है। ये कुछ वैरायटीज हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और इसमें बीज की जो मात्रा है वो आपको लेनी है 2 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और पौधे से पौधे की दूरी जी। सर एक सवाल आया है देवराम जी। सर हमारे पास व्हाट्सएप सवाल है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। और हमारे दर्शक हैं, ये रमेश हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से, इन्होंने सवाल भेजा है। ये कपास की देसी किस्में कौन कौन सी हैं और संकर किस्में कौन सी हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जी देखिए, देसी किस्में भी क्षेत्र वाइज अनुमोदित है और संकर किस्में भी क्षेत्र वाइज अनुमोदित है। तो उत्तरी भारत के अंदर जो आप लगा सकते हैं, जैसे एक केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के द्वारा देसी किस्म निकाली गई है, उसका नाम है CICR 2 करके वैरायटी है। वो उत्तरी भारत के अंदर अनुमोदित है और बहुत अच्छी किस्म है। एक जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने भी निकाली है, जिसका नाम है AH1, उस किस्म को भी लगाया जा सकता है। और राजस्थान जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा भी RG8 करके एक किस्म निकाली गई है, उसको भी लगा सकते हैं। और हाइब्रिड किस्में जिसके अंदर संकर किस्में होती है, वो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि काफ़ी सारी किस्में हैं, 4000 से भी ज़्यादा। तो आप अपने नज़दीक के जो भी गाँव का कृषि पर्यवेक्षक है या कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के विशेषज्ञ हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा एक और विषय है यानी सूत्रकृमि, उस पर हम बात करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दया जी कि ये तो हमने बात की कि कैसे इसकी पहचान हो, और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आप निमेटोड की जो गांठ है उसे आप समझ सकते हैं, उसका आकार कैसा होता है। अब समझ लीजिए हमने पहचान कर ली कि हमारे खेत में निमेटोड्स का हमला हो चुका है, हमारी मिट्टी में वो जगह बना चुके हैं, इसके बाद इसका उपचार कैसे करें? बिल्कुल किसान भाइयों, देखिए सबसे पहले तो हमें यही प्रयास करना होगा कि ये निमेटोड हमारे खेत में आए ही नहीं। कुछ ऐसी बारीकियां मैं पहले बता दूं, उसके बाद इसको कैसे प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हम गलती करते हैं कि जो हमारा ऊपर नीचे जो भूमि होती है जिसमें हम खेती करते हैं, तो बार बार ये कहा जाता है खेत का समतलीकरण। जब आप खेत का समतलीकरण करें और बंड जो है, जो मेड़े हैं, वो अपनी चौड़े यानी अपने घर की सुरक्षा जितनी अच्छी आप करेंगे उतना ही रोगजनक निमेटोड के साथ साथ अन्य जो रोगजनक हैं उनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो करना क्या है कि समतली गर्मी के समय में इस समय जो है आप समतलीकरण करके मोटी बंड बना दें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि यदि आपके दूसरे किसी के खेत में अगर कोई निमेटोड है या अन्य कोई रोगजनक है, अगर फफूंद है या जीवाणु है, तो आपके खेत में नहीं आना पाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि बीमारी दूसरे की बीमारी हमारे घर में ना आए। तो जैसे कि हम घर पे जाते हैं तो जूता चप्पल अपना हम उतार करके प्रवेश करते हैं, किचन में रसोई में देखते हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो ऊपर भी हमारे पशुशाला होते तो हैं, वहाँ भी हम क्योंकि इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है ना, जैसे हमारे जूता चप्पल पैरों से, हाथों से, जो हमारे यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, उसमें भी क्या बोलते हैं एक जगह से यंत्र करके, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी साफ सफाई करें, धुल करके करें, उसको भी सैनिटाइज करें। यानी जितना बचाव प्रिवेंशन करेंगे उतना ही आप इस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रतिशत कहीं से भी आ सकते हैं, इनके कारण कहीं से भी हो सकते हैं, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है। सर आमतौर पर देखिए खेतों को लेकर हम इतनी सावधानी नहीं, मतलब हम सोचते हैं कि तो खुली जगह है, यहाँ पर यही दिक्कत है। इसी कारण से हम बहुत सारी बीमारियों से कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी उसकी रोग की प्रतिशतता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमको यही रखना है कि जैसे हमको खेत में भी बार बार कहता है कि मृदा जो है आप भूमि की गर्मी की गहरी जुताई करके आप खेत को खुला छोड़ दें। तो क्या होता है, बहुत सारे कीटों के अपशिष्ट होते हैं। सोलराइजेशन होता है, जैसे आपने बताया कि गहरी जुताई कर दे, क्या इससे भी सूत्रकृमि खत्म? बिल्कुल, देखिए तापमान, हालांकि ये बहुत ज्यादा तापमान तक होता है, लेकिन कुछ हद तक काफी कम होगा। अन्य जीव को भी हमको साथ साथ कंट्रोल करना है। दूसरी बात क्या करनी है, गहरी जुताई करने के बाद आपकी बंड चौड़ी करके पानी जो है 10 दिन तक अगर आप भरा रख दें, यानी खेत में लबालब पानी 10 दिन तक रहेगा, तो इसकी संख्या में काफी तेजी से गिरावट आती है। अच्छा। उसके बाद जो है फसल इसकी पसंदीदा, जैसे जस्ट लाइक कहीं दूसरी फसल करनी है तो क्या है, चारा वाली फसलें एक बार हम लगा दें। यानी एक बार अगर हम फसल चक्र, इसीलिए कहते हैं कि हमें पशुओं को भी चारा देना है, तो पशुओं को भी, बरसीम ले लिया, हाँ कुछ भी ऐसे चारा वाली फसलें आप लेते हैं। और हमने देखा जैसे कि अगर सरसों आप लगाएंगे या गोभी है, जैसे आपका बंद गोभी, फूल गोभी लगाते हैं, तो बहुत इससे क्या है कि काफी यहाँ कम प्रकोप करता है। तो ये भी फसल चक्र कुल मिला करके ये कि फसल
फसल चक्र आपको ध्यान रखना है। गर्मी की गहरे जुताई करके आप अगर इसको खोल पानी जो है काफ़ी दिन तक 10 दिन तक लगा दें। उसके बाद जो है नीम की खली का प्रयोग, जो नीम की खली जो है बार बार आपको कही जाती है, साथ में किसान साथियों को बार बार सलाह दी जाती है कि इसको भी क्या है करते हैं, तो ये भी एक तरीके से प्रकोप काफ़ी कम करता है सूत्रकृमियों का। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे सब्जी वाली फसलें हैं, उन सब्जी वाली फसलों में क्या है कि बीच बीच में जैसे टमाटर यदि आप लगा रहे हैं या भिंडी लगा रहे हैं, तो उसमें जो है गेंदे की फसल एक बहुत अच्छा जो है एक तरह से आपको जो है ध्यान रखना है कि गेंदे की यदि फसल आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आप इससे भी काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जो है, आपको यदि आपने सही से इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग यानी आपने सही से किनारे किनारे चारा वाली फसलें बो दी और गेंदे किनारे फसल लगा दी, तब पर भी इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। रासायनिक विधियों में यदि आप जाएं तो किसी किसान भाई साथियों को अगर ये कहीं भी निमेटोड का अगर प्रकोप दिख रहा है तो फ्लूओपाइरम एक दवा है, जो निमेटिसाइड्स हैं। फ्लूओपाइरम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप जड़ों में अगर जहाँ भी आप दिखे पूरी अच्छी तरीके से आपको प्रयोग करना है, तो इससे आप जो है निमेटोड से आप बच सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे खेत में आए ही नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो उसको कंट्रोल कर पाना फिर बहुत मुश्किल होता काफ़ी समय तक। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप पहले ही सूझबूझ का इस्तेमाल करें, वो समस्या बीमारी आए ही ना, इस पर अगर आप शुरू से फोकस करें तो इलाज करने तक की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो हम अपने स्वास्थ्य की बात करें या अपने खेत की या फसलों की बात करें। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम आपके सवालों को लाइव कार्यक्रम में शामिल करते हैं और लेते हैं उनका समाधान अपने विशेषज्ञों से। आज हम बात कर रहे हैं कपास पर और साथ ही निमेटोड यानी सूत्रकृमियों के समस्या के ऊपर, कैसे हमारी फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है जो कपास की फसल से जुड़ा हुआ है। हम बात करते हैं, हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, एक सवाल है कपास से जुड़ा हुआ, एक और आया है और ये हमारे दर्शक हैं हेमंत ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से। ये कहते हैं कि कपास में रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या क्या कौन कौन से रोग लग सकते हैं कपास में, इस पर हम बात कर लेते हैं और बचाव के लिए क्या करें, हमारे दर्शक का सवाल है। जी देखिए, जो कपास की फसल है इसके अंदर सबसे पहले तो जो रोग आता है वो आता है अगर पानी भर गया तो उसमें जड़ गलन की बीमारी आती है। वो जड़ गलन के लिए सबसे ये काम करना है उनको कि पानी का एक तो निकासी का समुचित प्रबंध हो, और फिर भी अगर उसमें पानी भर गया है और तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दें। अन्यथा आप किसी भी प्रकार की कोई फफूंदनाशक दवा डालेंगे तो वो आपका खर्चा ही होगा, उससे पौधे एक बार अगर मर गए तो फिर वो वापिस जीवित नहीं हो सकते, तो ये आपका नुकसान होगा। दूसरा एक तो सर जैसे कि अभी जी सर, जैसे कि आपने जड़ गलन की बात की और पानी नहीं रुकने देना चाहिए खेत में, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि मानसून प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। इस बार अच्छा मानसून रहने की भी संभावना है, जैसे मौसम विभाग ने मुझे बताया है। तो इस वक्त हमारे किसानों को खेतों को लेकर किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पानी ना रुके खेतों में? जी
जिन किसान भाइयों के अगर खेत में चिकनी मिट्टी है और पानी भराव की समस्या है तो वो नालियां बना लें और खेत को अच्छा इस हिसाब से तैयार कर लें कि वो पानी खड़ा नहीं रहे और आसानी से बाहर निकल जाए, और 24 घंटे के अंदर अंदर खेत से पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था कर दें जी। और ये तो जड़ गलन जो बीमारी है उसका अगर जब बिजाई की है तो सबसे पहला तो यही है कि बिजाई के समय उसका बीज का उपचार कर देना चाहिए। तो अगर बीज का उपचार कर देते हैं तो उससे काफी फायदा होता है और ये जड़ गलन बीमारी नहीं आती। दूसरी एक बीमारी आती है कपास की फसल के अंदर जिसको विल्ट बोलते हैं, उखेड़ा रोग बोलते हैं, और एक आता है पैरा विल्ट जो अभी जैसे ही बारिश आएगी, मानसून आएगा तो उसके बाद में काफी पौधे जिसको एक तरह से बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाना पौधे का, और वो पौधा 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो उसके लिए अगर खेत को नियमित तौर पे निरीक्षण करते रहें और कृषि विशेषज्ञ हैं या जो गांव में भी जो कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है उससे संपर्क में रहें, और किसी भी प्रकार का अगर जैसे हार्ट अटैक वाला पैराविल्ट के सिम्टम्स पौधे मरते हुए दिखाई देते हैं बारिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कोबाल्ट क्लोराइड एक रसायन आता है जिसकी 1 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के अंदर तुरंत छिड़काव कर दें। जी। तो ये जो कपास की फसल के अंदर है ये दो ठीक है सर, ये रोग है और जो इनका उपचार इस तरीके से कर सकते हैं हमारे किसान। अब हमारे पास एक और व्हाट्सएप सवाल आया है सर, ये सूत्रकृमियों से जुड़ा हुआ है। मटर की खेती में सूत्रकृमि का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इससे कैसे बचे? मधु है राजस्थान से हमारे दर्शक, जिन्होंने सवाल भेजा है। जी बिल्कुल मधु जी, देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपने पहचान लिया है कि सूत्रकृमि है, तो मैंने जो फ्लूरोपायरम की दवा बताई नेमेटिसाइड, उसको आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है जड़ों के आसपास जो है आप डाल दें, और कोशिश करें कि अन्य पौधों तक भी ये दवा पहुंच जाए, क्योंकि अगर क्या है ये एक जगह लग गया है तो निश्चित तौर पे ये बहुत तेज़ी से और स्प्रेड करेगा। तो संभावना यही है कि आगे जो है ये बहुत तेज़ी से और न बढ़ जाए, इसलिए आप अभी फ्लूरोपायरम को प्रयोग कर लीजिए। लेकिन आने वाले समय में आप फसल चक्र उसमें मटर या अन्य फसलें के बजाय एक चारा वाली फसलें एक बार लगा लें। और एक जैविक उपाय आपको बता रहा हूँ, पेसिलोमाइसिस एक लाभदायक फफूंद है, इसको आप लिक्विड में पेसिलोमाइसिस जो पाउडर में भी फॉर्म में भी हैं, कुछ जगह पे लिक्विड फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे। इसको आप 1 क्विंटल गोबर की खाद में लेकर के 1 लीटर जो है दवा पेसिलोमाइसिस, अगर आप लिक्विड है तो 1 क्विंटल में लेकर के थोड़ा जैगरी सोल्यूशन गुड़ का थोड़ा घोल मिला करके कुछ दिन इसको आप रख लें, 10-15 दिन छाए में, और उसके बाद आप जब खेत की तैयारी करें, यानी आपके खेतों में जिन खेतों में लगा है ताकि आगे ये स्प्रेड ना कर पाए, तो उसमें पूरी अच्छी तरीके से अंतिम जुताई के समय आप जब खाद मिलाएं तो इस पेसिलोमाइसिस लाभदायक फफूंद को आप डाल दें। कोशिश करें ट्राइकोडर्मा को भी क्या है कि साथ ही साथ जब ये क्रिया करें एक ढेर ट्राइकोडर्मा का भी बनाएं, क्योंकि ये सब जो है जितने भी मित्र जीव आपके होंगे निश्चित तौर पे शत्रुओं को ऑटोमेटिकली स्वतः बचाएंगे। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम फसलों में जो खेत में जो दुश्मन कीट लग रहे हैं वहाँ हमारे मित्र गायब होते जा रहे हैं। अगर हम अपने मित्रों को, प्रकृति ने हमको दुश्मन कीट दिए तो मित्र भी दिए हैं, तो यदि आप जो है इन पेसिलोमाइसिस है, ट्राइकोडर्मा है, ऐसे जो है मित्र जीवों को अगर आप अपने बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे शत्रु कीट जो है स्वतः कंट्रोल हो जाएंगे। एक कपास पर सवाल आया है सर, ये मराठवाड़ा से हमारे पास सवाल आया है। राजेश गुहाने जी हैं और ये कहते हैं कि इनके यहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई और जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 20 जून के आगे बारिश होगी, तो उस वक्त क्या कपास लगाई जा सकती है, और अगर लगाएं तो उस पर बारिश का किस तरह का प्रभाव रहेगा, क्या ये उचित समय रहेगा? देखिए राजेश जी, आप कपास की फसल ले सकते हैं, पर मौसम को मद्देनजर रखते हुए कि अगर मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि भारी से भारी बारिश होती रहेगी, तो मौसम उसके लिए खुश्क होना जरूरी है। एक बार जैसे ही बारिश हो जाती है और मौसम विभाग कह देता है कि 10-15 दिन बारिश नहीं है, तो उस दौरान आप लगा सकते हैं। उसमें पानी उससे पहले आप मिट्टी और पानी की जाँच करवा लें और उसके अनुसार उसकी खेत की अच्छे से जुताई करके रखें, और जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी पानी की जांच के आधार पर ही डालें। और अगर आप संकर किस्में लगाना चाहते हैं तो संकर किस्मों के साथ में आपको जो नत्रजन उर्वरक हैं
वो बिजाई से पहले 1/3 देना है। फास्फोरस, पोटास और जिंक की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पे आपको मिट्टी में लास्ट जुताई के समय मिलानी है। जी ठीक है सर, एक और सवाल ले लेते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आया है ये, और ये कहते हैं कपास के उगते हुए पौधों को कीड़े जो हैं वो काट कर खा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? जल्दी से बताएं सर, समय समाप्त हो रहा है। जी देखिए, जो कपास में पत्तों को कीट खा रहे हैं तो उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप इस समय वो ये देखा जाएगा कि फसल कितने दिन की है, सबसे उन्होंने ये नहीं बताया। अगर ये कहाँ की अभी उगते हुए पौधों के बारे में बता रहे हैं सर, उगते हुए पौधों के बारे में, महाराष्ट्र से ही है ये। जी, तो जो कपास की फसल है वो महाराष्ट्र में है, तो अगर उन्होंने अगेती लगाई है या समय पे लगाई है तो उस समय आप किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक दवा का छिड़काव न करके नीम के जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, घोल आ रहे हैं, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए। देवाराम जी, आपने कपास की फसल पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दयाशंकर जी मेरे साथ हैं, जो कि आज हमें सूत्रकृमियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं सर, क्योंकि कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो कुछ खास सावधानियां जो हमारे दर्शकों को और बताना चाहेंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी जो खेत है, जिस खेत में आप फसल ले रहे हैं उसमें प्रॉपर वे में आप इस समय गर्मी के समय पे लेजर लेवलिंग से बराबर खेत का करें और मेड़ जो है चौड़ी बनाएं। साथ ही साथ फसल चक्र अपनाएं। खेतों में भी जो है, जो दूसरी जगह से यंत्र जब भी आप प्रयोग करें तो उसमें सावधानी रखें। अंतर फसल जो है वो आप गेंदे की ज़रूर लें। पेसिलोमाइसिस जैसे मैंने बात किया, इस मित्र फफूंद को इसको ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में प्रयोग करें और ऐसा माहौल बनाएं, क्योंकि ये जो लाभदायक जीव हैं तभी खेत में पनपेंगे जब हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होगा। यानी हरी खाद का प्रयोग करें, ढैंचा सनई का प्रयोग करते हैं यदि आप, या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करते हैं तो मित्र जीव आपके बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कच्ची खाद बिल्कुल न खेत में डालें, क्योंकि दुश्मन कीटों को आमंत्रित करता है। तो जो पद्धतियाँ जो बार बार बातें कही जाती हैं कि यदि आपने बचाव सही से सावधानी करी, शुरू से आपने ध्यान रख लिया फसल में और प्लानिंग करी, हर एक शत्रु के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। जैसे लाइक कि युद्ध में जब जाते हैं तो कौन दुश्मन ऐसे हैं, सबके लिए यदि आपके पास कुछ न कुछ प्रबंधन की विधियां होंगी तो निश्चित तौर पे वो दुश्मनों से यदि आपने निपट लिया तो आपकी फसल में वांछित जो आप चाह रहे हैं और आपने जो लागत लगाई, लागत भी कम लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वांछित उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखें, और मतलब इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक सलाह को फॉलो करेंगे, हमारे विशेषज्ञों ने जो सलाह दी आपको उसे आप ध्यान में रखेंगे तो अवश्य आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी। और ये हमारा मकसद भी है कि हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सके। अच्छी फसल होगी तो अच्छा भाव मिलेगा, और अच्छा भाव मिलेगा तो आपकी आय में वृद्धि होगी, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप कार्यक्रम में आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। अगले अंक का हमारा विषय है मोटे अनाज की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे कीवी की खेती के बारे में, यानी कीवी फल के बगीचे की देखभाल किस प्रकार हमारे किसान कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें पहले से भी भेज सकते हैं, यानी एडवांस में भी भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल करें अपने सवाल hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हेलो किसान कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए नंबर उपलब्ध रहेगा 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में हेलो किसान में शामिल करेंगे। और अगर आप किसी वजह से हमारा आज का कार्यक्रम शुरुआत से नहीं देख पाए हैं, कुछ जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं, तो बस इस QR कोड को स्कैन करें, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आप पहुंच जाएंगे, या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं। हेलो किसान के आज के अंक को दोबारा देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डीडी किसान पर अन्य जो कार्यक्रम है वो भी आप देख सकते हैं। ज़रूर देखें उन्हें भी। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक ज़रूर करें। आप अपने सुझाव, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ इजाज़त लेंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।